नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं वाराणसी से डॉक्टर गौतम चटर्जी, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। इनका उपस्थित होना ही इनका संपूर्ण परिचय है। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 27 मार्च को ही हमने विश्व रंगमंच दिवस मनाया और हमारे विद्वान इस कला के यानी नाट्य शास्त्र के बड़े विशेषज्ञ हैं और कई जगह इन्हें बुलाया जाता है व्याख्यानों के लिए, क्योंकि इनका अध्ययन नाट्य शास्त्र पर बड़ी गहराई से है। इस बार इन्हें बुलाया गया पुणे के MIT यूनिवर्सिटी में नाट्य शास्त्र पर विशेष व्याख्यान के लिए। तो आइए सबसे पहले हम अपने विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी का स्वागत करें। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। आपका अभिनंदन मेनका जी। आप मेरा स्वागत कर रही हैं। ये कार्यक्रम हो रहा है, आपने मुझे इस विशेष स्थान दिया है, मैं कृतज्ञ हूँ। हम आपके कृतज्ञ हैं कि आप हमें हर अंक में कुछ न कुछ नया बताते हैं। और इस अंक में हम आपसे नाट्य शास्त्र के बारे में इसलिए जानना चाहते हैं कि अभी आपने पुणे में MIT यूनिवर्सिटी में इस विषय पर विशेष व्याख्यान दिया है। तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो विशेष व्याख्यान क्या था, ताकि हमारे दर्शक भी जाने कुछ नया। पहले तो ये जानना जरूरी है कि पुणे में MIT यूनिवर्सिटी है, बहुत कम लोग जानते हैं, उधर के लोग जानते हैं, मैंने डेक्कन के लोग या महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। और वहाँ जाने के बाद पता चला कि इतने सारे विद्यार्थी, हजारों की संख्या में। तो वैसे भी पुणे को किसी जमाने में ऑक्सफोर्ड ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड को दुनिया में पढ़ाई लिखाई का, अध्ययन का, ज्ञान का केंद्र माना जाता था पूरे विश्व में। इसलिए हमारे यहाँ पुणे को फिर भारत में पाया गया ज्ञान का केंद्र। और उसके बाद काशी और इलाहाबाद का जिक्र हुआ। बाद में काशी और प्रयाग जो है वो ज्ञान के केंद्र बने, लेकिन पुणे सबसे पहले जब हमारे यहाँ रेजिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल रेजिडेंसी, बॉम्बे रेजिडेंसी, महाराष्ट्र आदि आदि, मैड्रास रेजिडेंसी, उस जमाने की हम बात करते हैं जब मालवीय जी और रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन और काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं बनाया। तो मैंने भी अपना व्याख्यान यहीं से शुरू किया कि जो एशिया का ऑक्सफोर्ड है, पुणे, पुणे में भी MIT यूनिवर्सिटी, और उसमें भी ड्रामा डिपार्टमेंट में भी ऐसा। तो वो भी, इसकी शुरुआत भी मैंने ऐसी की थी, अभी भी मैं कर रहा हूँ। ये MIT यूनिवर्सिटी के साथ आर्ट, डांस और डिजाइनिंग का केंद्र भी है, और विशाल है, मतलब इतना विशाल कि हम लोग जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण देखते हैं, उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी बड़ा है। ऐसा आजकल देखने को नहीं मिलता। जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मैं गया था, तो मेरे दिमाग में एक इमेज थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की। जब मैं देखा फ्लैट की तरह से है, तो मुझे निराशा हुई। लेकिन ये विशाल 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 है यूनिवर्सिटी। उसमें ड्रामा डिपार्टमेंट है। और वहां पर जाने पर एक और तथ्य पता चला कि वो पहले एक जगह थी, एक जमाने में, जहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए राज कपूर गए। तो जिनकी जगह थी, उनको पता चला कि उस एरिया में राज कपूर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई, मिलने का मन किया। तो उन्होंने उनको लोगों को भिजवाया अपने यहाँ कि वो हमारे यहाँ आए, चाय में हमारे साथ थे। और राज कपूर एक कलाकार के रूप में थे, और वो बड़े उद्योगपति थे, लेकिन वो भी राज कपूर के भक्त रहे होंगे। तो उन्होंने चाय पर आमंत्रित किया। बातचीत में से राज कपूर को जब पता चला कि वो एरिया वो बेचना चाहते हैं, तो राज कपूर ने कहा कि अगर आप कहे तो मैं ही इसको खरीद लूँ। तो उन्हें कहा कि मुझसे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो उन्होंने और बहुत ही कम दाम में उनको, राज कपूर को, ये दे दिया। राज कपूर ने वहाँ अपना स्टूडियो बनाया। फिर बहुत समय गुजरा, वहां पर कई 2-3 फिल्मों की शूटिंग हुई, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम ग्रंथ, और भी 1-2 फिल्मों की। जाहिर है कि किसी का स्टूडियो तो वहां पर होगा ही इंडोर। अच्छा, वहां पर सामने पहाड़ भी है और जलाशय भी है।
तो बहुत आसान था शूट करना कि पहाड़ और जलाशय के पास से जीनत अमान गुजर रही है आदि आदि। तो 2-3 फिल्में तो हमें ही दिख गई, और भी हुआ होगा। फिर राज कपूर ने जब इसको बेचना चाहा किसी और को, के परिवार के लोगों ने, तो उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी कि जो राज कपूर की अस्थियां जहां पर रखी गई वो जगह वैसा ही रहेगा, और बाकी हिस्सों के अलावा जो स्टूडियो वाला हिस्सा है वहां पर अगर आपको कोई भी चीज बनाना होगा तो वो आर्ट से संबंधित है। तो जिन्होंने खरीदा उन्होंने इसकी मान रखी, और अस्थि जहाँ पर रखा हुआ है वो एरिया अभी भी वैसा ही स्टूडियो का हिस्सा है। और स्टूडियो का वो हिस्सा जिसको जहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट बनाया गया वो ड्रामा डिपार्टमेंट बनाया गया आर्ट का। तो इस तरह से वो जगह इस तरह से बच गई, आर्ट की चीज हो गई। वहीं पर मुझे बुलाया। अब नाट्यशास्त्र पर था, और दुनिया भर के विशिष्ट विद्वान और भी आए थे, लेकिन मुझे फिर निराशा हुई ये देख के, सुन के उन सबको मैं बहुत ध्यान से सुना कि 99% लोगों ने नाट्यशास्त्र को पढ़ा ही नहीं, नाट्यशास्त्र को हाथ में लेकर कभी पलटा ही नहीं। तो फिर मैंने अपनी बातचीत शुरुआत वहां से की, जो विद्वानों को संबोधित नहीं की, और मैंने कहा कि मेरा ये वक्तव्य यहाँ के विद्यार्थियों को संबोधित है, क्योंकि उतने विद्यार्थी अभिनय पढ़ने आए हैं और उनके विभाग में ये हो रहा है, तो वो नाट्यशास्त्र को जाने। तो मैं विद्यार्थियों को संबोधित करके बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि विद्वानों को संबोधित करके तो पिछले 40 साल से बोल रहा हूँ। मुझे क्योंकि विद्यार्थी जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लेवल में आके बात करना। फिर मैंने उनको बताया कि नाट्यशास्त्र आप डायरेक्ट पढ़िए, पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उन दिक्कतों को आप कैसे दूर करें। क्योंकि नाट्यशास्त्र को पढ़े बगैर आप आर्ट का, परफॉर्मिंग आर्ट का कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे सिनेमा हो या ड्रामा हो, दोनों ही दृश्य काव्य है, विजुअल पोएट्री। तो आपके अभिनय में, आपके किसी भी काम में, परफॉर्मिंग आर्ट में, काव्य की अनुभूति की फीलिंग लोगों को पहुंचे, इसलिए दृश्य काव्य को करने से पहले नाट्यशास्त्र को जानना बहुत जरूरी है। और कोई ग्रंथ है ही नहीं दुनिया में जिसके जरिए आप काव्य की अनुभूति ला सकते, जिसके जरिए, और ये शास्त्र या ग्रंथ नहीं है। जैसे हमको ये बताना है कि राग यमन क्या है, तो उसके बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे परिचय में, जैसे कि यमन शाम का राग है, यमन में तीव्र मध्यम लगता है, यमन का आरोह ऐसा है, अवरोह ऐसा है, तो पकड़ है, रे सा प म ग रे सा। ये जो बता रहे हैं, और फिर जब गाने का परिचय दिया ना राग का, तो जब उसके बारे में बताते हैं जो हम करने जा रहे हैं वो शास्त्र है। और जब इसको कर रहे हैं तो प्रयोग है ना। तो जब हम उसको उसके बारे में बता रहे हैं, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में हम कोई गुड लेंथ की बॉल को कैसे ले, फ्रंट तक पैर को ले जाए, आगे आगे जो कुछ भी बता रहे हैं, तो ये शास्त्र हो गया। और जब इसको कर रहे हैं तो प्रयोग हो गया। तो नाट्य शास्त्र जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट में प्रयोग करना है उसको बताता हुआ है, इसलिए वो ग्रंथ है शास्त्र, इससे नाट्य शास्त्र है। ये मैंने क्लियर कर दिया, अलग से सिर्फ शास्त्र जैसा कुछ नहीं है उसमें। तो ये सब सरल ढंग से चीजों को बताया। फिर हमने बताया कि प्रयोग करने में, जैसे स्टार्ट जब करते हैं आप, तो टेक्निकल टर्म्स आते हैं। इसीलिए जब आप अनुवाद पढ़ने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि अनुवाद में ये नहीं बताया गया कि इस टेक्निकल टर्म का मतलब क्या है। अब शुरू का ही जो पहली कारिका है जिसमें ब्रह्मा और शिव को प्रणाम किया गया, इसमें दूसरी कारिका में ही ब्रह्मा ने भरत मुनि को नाट्य कोविद कहा है। अब नाट्य कोविद कौन होता है, क्या होता है, तो आप जब विद्यार्थी के रूप में पढ़ने जाएंगे तो ऐसे एक एक कारिका में 10-10 टेक्निकल टर्म्स है, आपको वो जानना होगा, खुद से ढूंढना होगा। और जैसे आप ढूंढने जाएंगे आपके भीतर के का लाइट ही आपको डायरेक्ट करेगा उसको जानने के लिए। और फिर नहीं तो फिर मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, हम इससे पूछ सकते हैं। ऐसे शुरुआत किया, बीच बीच में और चीजों की तरफ भी ध्यान दिलाते गए विद्वानों का। जैसे कि पिछली शाम ही एक नाटक हुई थी, वहां पर नाटक हुआ था, और वो बॉम्बे के एक वरिष्ठ शंकर भी ने किया था।
जो बड़े पद पर रहे हैं उनको बड़े अलंकरण प्राप्त हो चुके हैं। तो मैं बता रहा था कि रंगमंच को आप अभिनेता जो है 9 भागों में बांटता है, 9 जगह होते हैं मंच पर। वहां पर 9 रसों को, जब 9 शांत रस को हटा भी दें तो 8 रसों को, 8 भावों को किस जगह से आप उच्चार दें तो लोगों पर प्रभाव बनेगा, वही रस, जो तब का रस था आज का वही प्रभाव है। तो मान लीजिए कि राजा की एंट्री हो रही है, राजा को लेके कोई नाटक है, और उस उनके साथ जो आगे आगे चलते हैं वो लोग बताना चाह रहे हैं कि ऐसे 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 महाराज पधार रहे हैं, जब घोषणा करनी, वो कहाँ से करें? अगर दो द्वारपाल आपस में बात कर रहे हैं, एक द्वारपाल दूसरे द्वारपाल को जानकारी देना चाह रहा है कि महारानी जो है वो रात में अपना चेहरा ढक करके अभिसारिका बन के किसी पर पुरुष से मिलने जा रही है प्रेम के लिए, तो जाहिर है वो तो घोषणा की तरह चिल्ला के बोलेगा नहीं, वो तो विस्पर में बोलेगा। कहाँ से बोलने पर विस्पर का प्रभाव ऑडियंस तक जाएगा, कहाँ से बोलने पर घोषणा का प्रभाव लोगों में जाएगा, कहाँ पर आप दुख प्रकट करेंगे तो लोग दुखी होंगे। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आप बीच वाली जगह की जगह पर, अगर एक्टर के बाईं ओर आगे जाकर के आप दुख प्रकट करेंगे तो आप रोएंगे, दर्शक हंसेंगे। ये बोलते ही हमारी बात सुन रहे सारे दर्शकों को समझ में आ गया कि पिछले दिन जो प्रस्तुति हुई थी वो बड़ी रंगकर्मी की, जिनको बड़े अलंकरण और पद प्राप्त हो चुके हैं, वो उनके नाटक में जैसे ही महिला ने रोना शुरू किया पब्लिक तुरंत हंसती, तो वो इसे जोड़ सके, मेरी बात को समझ सके। और फिर मैंने बताया कि रोना यहाँ पर है, ये जगह है। और अगर सेकंड चैप्टर में कहा गया है कि पूरे रंगमंच में एक एक देवता को कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, तो बीच में ब्रह्मा का स्थान है। और वहां पर ये निर्देश है कि यहाँ से आप इस भाव को प्रकट करें, विस्पर करना है तो सबसे आगे मंच के दर्शक के दाईं ओर जो जगह है, जिसको लेफ्ट अप कहा जाता है आज की भाषा में, वहां पर आप विस्पर करेंगे तो प्रभाव पूरे हॉल में जाएगा। किसी भी और जगह से करेंगे तो लोगों को वो प्रभाव नहीं जाएगा। नाट्यशास्त्र ऐसे एक्टिंग करना सिखाता है। इसी तरीके से वही और भी रंगकर्मी, साफ लग रहा था कोई पढ़ा नहीं है नाट्यशास्त्र, उनमें से वही जो वरिष्ठ थे जिनका नाटक हुआ, उन्होंने बोला कि भरत मुनि भी, आप कोई मुनि मत समझिएगा, वो उस समय थिएटर करते थे, बड़े लोग अपने टीचर को बुलाते, पंडित जी, तो उसमें मुनि बुलाते थे, ऐसा वो बोल गए थे अपने वक्तव्य में। फिर मैंने कहा कि मुनि एक एक पर्टिकुलर टर्म है, एक शब्द है जो सबको प्राप्त नहीं होती, एक उपाधि होती है, उसकी अपने गुण होते हैं, उसका कैरेक्टर होता है, किस कैरेक्टरिस्टिक्स से जाना जाता है कि आदमी मुनि है, ऋषि है। बुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा गया है, मुनि का डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में ही भरत मुनि ने बताया है। और उसमें ये बताया गया है कहानी के तौर पर कि ब्रह्मा जी ने जब नाट्यशास्त्र बनाया तो उसको, जाहिर सी बात, है देवताओं के गुरु है, तो इंद्र जो है देवताओं के सबसे बड़े देवराज है, तो उनको देना चाहा, तो उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया कि आप हमें मत दीजिए, देवता लोग नाट्यशास्त्र को समझ भी नहीं सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ये कोई ऋषि मुनि जो पृथ्वी के होते हैं उनको दीजिए, ऐसे मुनि को दीजिए। मुनि वो होते हैं जो ग्रहण कर सकता है, धारण कर सकता है, इसके ज्ञान को समझ सकता है, प्रयोग कर सकता है, जो उत्तम व्रतों का पालन करता है, और जो वेद के गुह्य तत्वों को, रहस्य को जानता है, ऐसे मुनि को दीजिए। ये पूरा लिखा हुआ है। और तब ब्रह्मा ने भरत मुनि को नाटक वेद का ज्ञान दिया, तो वहां पर क्वालिफिकेशन भी हो गई। तो मैंने कहा कि ये सिर्फ मुनि का ही क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, हर कलाकार का, हर अभिनेता का होना चाहिए कि आप पहले ग्रहण करना जाने क्या होता है, धारण करना जाए कैसे होता है। ये सब मैंने बताया। उत्तम व्रत क्या होता है, मैंने आपको कहा कि कल शाम में आपको किताब लौटाऊंगा, और फिर इन्फॉर्म भी नहीं किया कि क्यों नहीं कर पा रहा। यानी आपको कथनी और करने में अंतर हो गया, ये उत्तम व्रत नहीं हुआ। उत्तम व्रत का मतलब हुआ कि आपको ऑनेस्ट होना, झूठ न बोलना, चीटिंग नहीं करना, जो बोलना उसको करना, ये सब उत्तम व्रत हमने बताया। फिर हमने बताया ग्रहण धारण क्या होता है।
हमने कहा जब भी मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टिंग का, तो बच्चों को बोलता हूँ कि पहले आप सुनिए श्रुति, क्योंकि उन्होंने पंचम वेद की रचना की है। उसमें वेद को श्रुति कहा गया है। श्रुति का मतलब सुनना भी होता है। सुन के आपको सुनना पहले आना चाहिए, और फिर मैं बोलता हूँ उनको कि एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। तैयार है सारे विद्यार्थी जो पार्टिसिपेंट्स आए होते हैं? बोलते हैं हाँ तैयार है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आपके पाँव के पास 20 कॉकरोच। वो लोग बोलते हैं कि जी। हम फिर मैं कहता हूँ कि अब आप बोलिए हमें। तो वो बोलते हैं आपके पाँव के पास 20 कॉकरोच। मैं अपना पाँव दिखाता हूँ, जैसे ही बोलते मेरा पाँव ऐसे हो जाता है, तुरंत, स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंटेनियसली। उनका पाँव के पास कॉकरोच होगा तो कोई आराम से बोलेगा जी। मैं कहूंगा आपके कंधे पर बिच्छू है तो आप कहेंगे जी। तब उनके पास ये सेंस जाता है कि अच्छा ऐसे सुनना है। और जब आप ऐसे सुनते हैं तो परफॉर्मेंस वहीं से शुरुआत हो जाती है, सुनने से। इसको श्रुति कहा गया है, इसको ग्रहण करना बोला गया है। और धीरे धीरे फिर वर्कशॉप में हम बच्चों को ले जाते हैं, एक तैयार करते एक्टर, नाटक नहीं करवाते। जैसे बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है, जिसका नाम अब बनारस रेल कारखाना हो गया है। बनारस इंजन कारखाना है, रेल कारखाना। वहां पर रेल इंजन तैयार होता है, वहां पर डिब्बे तैयार होते हैं, विशेषकर इंजन ही तैयार होते हैं। लेकिन वो पैसेंजर्स को ट्रेन में की तरह से बैठा के नहीं चलाते, या मालवाहक ट्रेन नहीं वहां से चलाया जाता है डीएलडब्ल्यू में या बीएलडब्ल्यू में। वहाँ इंजन तैयार होता है, बाद में उस इंजन को ट्रैक पर रखा जाता है, फिर वो पैसेंजर्स सवारी गाड़ी बनती है, मालवाहक गाड़ी बनती है, फिर वो ट्रैक पे चलती है। वैसे ही कार्यशाला में एक्टर तैयार होता है, वो ड्रामा नहीं करता। जब एक्टर तैयार हो जाता है तो उन एक्टर्स को लेकर बाद में ड्रामा की भूमिका बनती है। ये भी मैंने क्लियर किया। फिर और कुछ ये सब साधारण बातों से, ताकि उनकी रुचि जगे, उनको प्रेरणा मिले, छोटी छोटी चीज हमने बताई। फिर मैंने कुछ विद्वानों को भी इंगित कर बोला। जैसे मैंने बोला कि ये प्राचीन ग्रंथ नहीं है, किसी जमाने में हुआ था, और वो कितना ऑब्सोलीट है। जितनी चीजें आज रेलिवेंट नहीं है उसको हटा दीजिए, जितनी चीजें हैं उसको ले लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, एक सांस भी इरेलीवेंट नहीं है। शब्द शब्द हमारे काम का है। और ऋषि और मुनि जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी को भी उच्चार देते हैं, वो उसका उच्चार शाश्वत वर्तमान अर्जित कर लेता है। जब तक आपके पास वर्तमान रहेगा तब तब वो काम का हो। पहले तो ये हटा दीजिए कि प्राचीन ग्रंथ है, ये दृष्टि लानी होगी पहले, कि कभी बहुत पहले लिखा गया था, ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐसा नहीं। उसमें जो कुछ कहा गया है वो अभी के लिए, और ये अभी अगर 2084 में भी होता है तो भी वो अभी है। और अगर 7052 में होता है तो भी अभी है, वो हमेशा का है। तो ऋषि मुनि का उच्चार शाश्वत उच्चार ले लेता है। ऐसे एक एक चीज इंगित किया कैसे नाट्यशास्त्र के बारे में सही दृष्टि लाए पढ़ने के लिए। दूसरी बात मैंने कही कि भरत मुनि लिख रहे हैं कि मैं पंचम वेद की रचना कर रहा हूँ, है ना। सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। सर्व शास्त्र संपन्नम नहीं लिख रहे, सभी शास्त्रों से संपन्न है। सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम, सभी शास्त्रों के अर्थ से ये संपन्न। तो अगर बाई द वे आप कोई और ग्रंथ की बात करेंगे इसमें, न्याय दर्शन या आपका वाक्यपदीय, तो आप कहेंगे आप नाट्यशास्त्र में वाक्यपदीय क्यों ला रहे हैं, नाट्यशास्त्र में ऋग्वेद क्यों ला रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं कि सर्व शास्त्रार्थ संपन्न है, सर्व शिल्प प्रवर्तक है। इसमें सभी शिल्पों को इंट्रोड्यूस किया गया है। नाट्याख्यम से इतिहासम पंचमम वेदम करोगे। मैं नाट्य वेद की रचना कर रहा हूँ, पंचम वेद, नाट्य वेद की रचना कर रहा हूँ इतिहास के साथ। ये वो खुद लिख रहे हैं। और फिर लिख रहा है कि मैं चारों वेद से ग्रहण किया, चारों वेद के आधार पर पंचम वेद की रचना कर रहा हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों से कुछ लिया हूँ, उसका सार लिया, खुद बोल रहे हैं। तो आपको वेद भी जानना हो, इसे वेद के गुप्त रहस्य को भी जानना। फिर मैंने बताया कितने चैप्टर्स हैं एक्टिंग के लिए, कहाँ कहाँ पर कैसे कहा। फिर तो मैंने बताया कि जब वो पंचम वेद कह रहे हैं तो आपको जानना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए कि हमारे यहाँ दो प्रकार का साहित्य है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य का मतलब हुआ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बस इतना। और लौकिक साहित्य का मतलब हुआ रामायण, महाभारत, कालिदास, भास, शूद्रक, आदि आदि। अब आपको ये देखना है कि अगर वो पंचम वेद कर रहे हैं
तो ये वैदिक साहित्य है कि लौकिक साहित्य? क्योंकि वैदिक व्याकरण अलग होता है, वैदिक भाषा, वैदिक व्याकरण अलग है। लौकिक साहित्य, लौकिक भाषा, लौकिक व्याकरण अलग है। वैदिक साहित्य में जो शब्द आए हैं उसका अर्थ वो होता ही नहीं है जो हम लोग लौकिक साहित्य में पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि एक शब्द है आदर्श। हम आदर्श का मतलब जानते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य में आदर्श का मतलब होता है आईना, मिरर। हम लौकिक साहित्य में जानते हैं कि लक्ष्मी का मतलब होता है धन। वैदिक साहित्य में लक्ष्मी का मतलब होता है शोभा, धन के लिए है वसु। तो शब्दावली अलग हो जाती है, व्याकरण अलग हो जाता है। ऐसे ही आजकल गीता प्रेस से जो मुंडक उपनिषद छप के आता है, उसमें विद्वानों ने क्या किया है, एक लाइन है सत्यमेव जयते। तो उनको लगा कि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रथम ग्रंथ हमारे भारत का व्याकरण का, उसके अनुसार यहाँ पे जयति होना चाहिए, सत्यमेव जयति। लेकिन उनको कौन बताए कि ये मुंडक उपनिषद में है। उपनिषद पाणिनि के व्याकरण से पहले हुआ, वैदिक साहित्य का व्याकरण अलग होता है, इसे जयते होगा, सत्यमेव जयते। लेकिन आजकल जो गीता प्रेस से छप के आ रही है उसमें ऐसा है। तो ये फर्क जानने के बाद आप नाट्यवेद पढ़ने जाइए और पता करिए कि वहां पर जो शब्द है वो वैदिक साहित्य का शब्द है या लौकिक साहित्य। ये मैंने विद्वानों को इंगित किया, क्योंकि आज तक मेरे वक्तव्य के पहले तक कभी इस ढंग से सोचा ही नहीं गया है। अच्छा, ऐसा भी है? क्योंकि कौन पढ़ने, मैंने नाट्यवेद ही नहीं पढ़ा है, वेद और बाकी चीजें छोड़ दीजिए, कालिदास भाषी नहीं पढ़ा है ठीक से। तो पढ़ने की तरफ लोग कम जाते हैं, लेकिन पढ़ने की तरफ जाएं, उनको इंस्पायर करने का काम हम लोगों का है, मास कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों का है। मास कम्युनिकेशन का एक हिस्सा नाम है साधारणीकरण या रस निष्पत्ति। तो ऐसी छोटी 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 चीजें जिससे नाट्यशास्त्र को पढ़ने की प्रवृत्ति जन्मे और लोग पढ़ने जाएं, वो हमने कुछ कुछ हल्का सा डिटेल करके और वहां पर करके बताया, दिखाया कि ये कैसे है, क्या है। कुछ 37 अध्याय है उसमें, क्योंकि सब जानते हैं 36 है। और कंफ्यूजन भी है, कई लोग हमें फोन करके भी विद्वान लोग पूछते हैं कि 36 है कि 37। तो मैं फिर बताता हूँ कि 37 अध्याय है। 37वां अध्याय जो है वो गुह्य तत्व कथन अध्याय है, गुप्त चीजें हैं, सबके लिए नहीं। इसलिए उसको 36वें अध्याय में मर्ज कर दिया गया है, इसे 36 हो गया। राष्ट्रीय संस्थान ने दिल्ली से 37 अध्यायों का नाट्यशास्त्र भी प्रकाशित किया है, तो चाहे तो कोई पढ़ सकता है। 36 में से प्रथम 5 अध्याय वो पूर्व रंग है, मतलब प्राइम प्रीलिमिनरी चीजें बताई गई नाटक के बारे में। तो 36 में से 5 और निकल गए, 31 बचा। आखिरी के दो जो अध्याय हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव है। मैंने, आपकी तैयारी हो गई, अब आप अंत में इन बातों का भी ध्यान रखें। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो एक बार रिवाइज कर लेना, दही का टीका लगा के एक बार प्रश्न को ठीक से पढ़ना। ये सेकंड 2 चैप्टर बताए गए हैं। तो 31 में से 2 गया 29। हमका ये जो 29 चैप्टर है यही नाट्य शास्त्र है, ये इसी में पूरा सब्सटेंस है। इसको इसको क्लासिफिकेशन या चैप्टराइजेशन भरत मुनि ने एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। शुरुआत है सात्विक अभिनय। अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार है, लिखा भी है उसमें। लेकिन चैप्टराइजेशन ऐसे है, पहले सात्विक है, फिर आंगिक है, फिर वाचिक है, फिर आहार है। इस ढंग से उन्होंने चैप्टराइजेशन किया है। सात्विक जो है हमारे भीतर है, आंगिक हमारे बाहर है, दोनों को जो ब्रिज करती हुई चीजें वो वाचिक है। और हमारे शरीर के अलावा, हमारे अलावा जो कुछ भी सृष्टि में है हमारे आसपास, वो आहार है, जिसमें संगीत भी है। ऐसे करके अच्छे से उन लोगों को बताया। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनके पास अज्ञान है, उनकी ओर उनको भी ध्यान दिलाया। और जो लोग जानना चाहते हैं उनका भी ध्यान दिया। फिर वही सुनने को मिला जितने वर्षों से सुनने को मिलता आ रहा है। यह काफी गहर था, काफी प्रोफाउंड था, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ये हुआ, मैंने इसका एक सारांश बताया। बहुत अच्छा आपने बताया। मतलब स्टेज पे सारे रंगमंच के पॉइंट्स और कहाँ से क्या भाव रस की उत्पत्ति होती है जो दर्शकों तक जाए, फिर किस देवता को कहाँ स्थापित किया जाता है, उसके बाद चैप्टर्स और सारी चीजें आपने इतने अच्छे से बताई कि मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। बस एक प्रश्न भी मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको बताइए कि आपने बताया कि वहां जो विद्वान थे जी, उन लोगों ने भी नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ा था, पर आपने उनको विद्वानों को उनके संबोधित। वक्तव्य से लगा, उनके प्रयोग से लगा, उनके सब अपने आप पता चल गया। हम्म। वही मतलब उनके बोलने से, उन्होंने जो कुछ भी व्याख्यान दिया होगा उससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि उन्होंने नहीं पढ़ा है।
इसलिए आपने विद्यार्थियों को संबोधित किया। मैं केवल ये जानना चाहती हूँ, अभी तक मुझे एक भी व्यक्ति, सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिला जिसके पास इतना ज्ञान हो, इतना प्रोफाउंड ज्ञान हो, जो बता दे कि नाट्यशास्त्र में कितने चैप्टर्स होते हैं, इसमें पहले चैप्टर में क्या दिया है, या उसके टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं। तो मैं केवल ये जानना चाहती हूँ, आपने कैसे पढ़ा, और इतने पढ़ने के बाद समझा लेना। कोई भी व्यक्ति, आदमी, जब हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन किसी दूसरे को जब हमें बताना होता है तो उसके लिए हमारा अध्ययन और भी ज्यादा गहरा होना चाहिए, और भी ज्यादा विस्तृत होना चाहिए। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि कैसे आपने इसको पढ़ा, किसने बताया। हाँ, इसका उत्तर भी नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने दिया है। जब वो ऋषि मुनियों को बता रहे हैं, वो लोग पूछने आए उनसे पास कि आपने सुना है नाट्य वेद की रचना की थी, क्या है आप हमें बताइए। और पूरे नाट्यशास्त्र में 36वें अध्याय में डायलॉग हो रहा है। मैंने उन लोगों को ये भी बताया कि भारत के सारे ग्रंथ डायलॉजिकल फॉर्म में क्यों लिखे गए हैं, और हमेशा स्वर्ग से ही कैसे शुरू होते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो भी बता दिया, जो मैंने शायद जीवन पथिक में भी कई बार बताया। नाट्यशास्त्र में जब वो बता रहे हैं मुनि आत्रेय को, और उनके साथ जो 4 लोग हैं, 5 लोगों को भरत मुनि बता रहे कि ब्रह्मा ने फिर मुझे दिया कि तुम 100 पुत्रों के साथ प्रयोग करो। तो जब 36 अध्याय की 6000 कारिकाएं उनके पास आ गई हुई, ये कब लिखा? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जब जिस दिन उनके पास कोई क्लास नहीं था, कुछ नहीं था, उस दिन को देख के ये 5 मुनि उनसे पूछने गए थे, तो उन्होंने दिया और उनके पास हो गया। ये नाट्यशास्त्र हो कैसे गया? इसमें कई वर्ष लगेंगे ना। तो वैसे ही नाट्यशास्त्र का पात्र बनने पर नाट्यशास्त्र घट जाता है, हो जाता है। एक एक चीजों को फिर पढ़ना नहीं पड़ता, फिर हमारे भीतर लाइट आ जाती है। उस लाइट को हम रिफ्लेक्ट करते हैं और सारी चीजों की समझ हो जाती है। ऐसा कोई भी कर सकता है। जैसे आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करता, प्रेम घटता है। जैसे कोई चीजें घटती हैं संसार में, घटनाएं जो प्री डेस्टिन्ड है, वैसे ही प्रेम घटता है, कोई करता नहीं है। उसी तरीके से नाट्यशास्त्र जीवन में घटता है, हो जाता है। नाट्य वेद का ज्ञान, तो जिस जो ज्ञान का पात्र होता है, हमको सिर्फ अपना, हमें अंदर पात्रता लानी पड़ती है। हमें अज्ञान हटाना पड़ता है, जो मलिनता है हटाना पड़ता है, माइंड को प्यूरिफाई करना पड़ता है। माइंड का ही उच्चतर अवस्था नहीं होता है, बल्कि माइंड को ही हटा देते हैं। एक वेसल है जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज है थॉट्स की, तो उसमें तो कुछ लोग कहते हैं कि पूरा इम्प्यूरिटीज हटा दीजिए तो उसमें ज्ञान आ जाएगा। हम वेसल ही हटा देते हैं, माइंड ही नहीं रहेगा। तो जब आपके अंदर पात्रता होती है ग्रहण करने की, धारण करने की, ज्ञान की, प्रयोग की, उत्तम व्रतों के पालन की, और वेद के गूढ़ रहस्यों को जानने की, तो आपके पास ज्ञान अपने आप आ जाती है। ये भी मैंने मन से बोला, जैसे कि तपस्यारत ऋषियों के पास स्तुतियां स्वयं चली आती। ये हमारे यहाँ ऋषि मुनि की परंपरा रही है। कोई भी व्यक्ति आज 2025 में भी ऐसे ही किसी भी ज्ञान के बारे में जानकारी रख सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये बहुत सरल चीज है। और जो मैं विशेष बात मैंने इस व्याख्यान में कही, जो अपने अंत में बता रहा हूँ, जो मैंने कभी किसी मंच से नहीं कही थी, न अपने विद्यार्थियों को कभी पढ़ाया है, वो ये कि अभिनेता के पास जो मूल मंत्र दिया है भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 24वें अध्याय में, या जिसका नाम है सामान्य अभिनय, उसमें 9वीं 10वीं 11वीं कारिका में, और मैंने बता दिया इसमें एक भी श्लोक नहीं है, सब कारिकाएं हैं। कारिका किसे कहते हैं इसको भी 6 चैप्टर में उन्होंने बता दिया। तो इसमें 24वें अध्याय के सामान्य अभिनय चैप्टर में उन्होंने एक खास बात कही है, जिस पर मेरा ध्यान गया है कि अभी तक किसी विद्वान का ध्यान नहीं गया है, और किसी विद्वान का भी नहीं गया है। न विद्वान का, न विद्यार्थी का, न पाठक का, न पार्थी का। वो ये उधर जाना चाहिए। और वो मंत्र है, वो एक्टर के पास होना चाहिए। वो कह रहे हैं जो भाव है, भाई भाव ही रस है, भाव ही अभिनय है, भाव को ही लोगों तक ले जाना है। भाव के ठीक नीचे, इसको अंडरलाइन कहते हैं, अंडरलाइन कहते हैं इंग्लिश में, एक और चीज होता है, वो है सत्व, और वो फॉर्मलेस होता है। तो ये जो अंडरलाइन शब्द है और जो फॉर्मलेस शब्द है, ये वहां लिखा हुआ है कि भाव सत्व किसे एक मिनट, कहते हैं। भाव के तो नीचे क्या होता है? जी, भाव भाव के नीचे क्या होता है?
एक और चीज होती है जिसको सत्व कहते हैं, सत्य नहीं, सत्व। और वो उसके लिए उसका दो कैरेक्टरिस्टिक से लिखा है। अंडरलाइन होता है, मतलब कोई, जैसे ये फॉर्म है, मेरा फॉर्म है, फॉर्म के नीचे से वो चलता रहता है हमेशा, वो उसको सत्व कहा गया है। और ये अंडरलाइन होना और उसका फॉर्मलेस होना, ये दो चीजें स्पेशली बताई गई कि हमारे भीतर वो लाइट है, जिसके लिए अभी मैंने इसकी चर्चा की। हमारे भीतर लाइट है, हमारे भीतर सत्व है, हमारे भीतर ब्रह्म है, हमारे भीतर ग्रेस है। उसके कारण हमको ग्रेस को पाने की इच्छा होती है। वो ग्रेस की कृपा ही होती है जिसके लिए हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक्टर जब इस भाव को लोगों तक ले जाना चाहता है, तो भाव के नीचे ये जो लाइट है, जो ताकत है, जो क्षमता है, जो अभिनय प्रतिभा है, वो हर भाव के नीचे, हर भाव के पीछे, वहीं पर अंडरलाइन रहता है फॉर्मलेसली। अगर आपका ध्यान फॉर्मलेस की तरफ है, तो आप फॉर्म को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। यानी अगर स्पेस को जानते हैं तो फॉर्म को अच्छी तरह से जानते हैं। कोई एक पेंटिंग है, उसके आसपास अगर खाली जगह छूटी हुई है, तो जो बीच में पेंटिंग बनाई गई वो ज्यादा स्पष्ट दिखेगी। लेकिन पूरा कैनवास अगर भरा हुआ है, तो वो क्योस दिखेगा। इसलिए व्हाइट स्पेस छोड़ना भी कलाकार का एक गुण धर्म होता है, छोड़ना चाहिए व्हाइट स्पेस छोड़ना। हम लोग अखबारों में ये हमने शुरू की थी, कोई फोटोग्राफ देना पेज में और खाली जगह छोड़ना। पहले तो विरोध हुआ था क्योंकि एक एक सेंटीमीटर दिखता है अखबार में, लेकिन वो खाली स्पेस का कॉन्सेप्ट इतना चल गया आपके देश के सारे भाषा के अखबारों ने ले लिया फीचर पेज। तो वो जो व्हाइट स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, फॉर्मलेस है, वो फॉर्म को सपोर्ट देता है और फॉर्म को बनाए रखता है। और फॉर्म के सारे एंजाइटी और इम्प्योरिटीज को ले लेता है और आपको प्योर करता है, आपको इनलाइटन करता है। वो सत्व की बात मैंने वहां पर कही। तो इससे पहले ना तो मैंने कभी कही थी, ना कभी लोगों का ध्यान किया। ये 24वें अध्याय में अगर कोई पढ़ना चाहे, 9वीं 10वीं 11वीं कारिका में पढ़ सकता है सीधे। वाह, फिर कितना ज्यादा आपने पढ़ा है। और मतलब विश्वास तो नहीं होता है कि एक जीवन में, और कैसे आपने इतने वर्षों में कैसे पढ़ भी लिया और कितने वर्षों से आप व्याख्यान दे रहे हैं। तो बड़ा असंभव सा लगता है कि इस पृथ्वी के नहीं है आप, या इस लोक के नहीं है। कुछ ऐसा अलग है जो आपको आम इंसान से बिल्कुल अलग करता है, कि अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। बिल्कुल धन्य है आप। मतलब अच्छा, कितने वर्ष लगे होंगे आपको ये सब जानने पढ़ने में? जो मैंने शोध किया है नक्षत्र को लेके, वो भी पहली बार हुआ है इस पृथ्वी पर। उसमें तो मुझे 30 साल लगे। लेकिन नाट्यशास्त्र ग्रहण करने में शायद मुझे लगता है कि एक मोमेंट लगा होगा, जो इटरनल मोमेंट है। एक मोमेंट? माय हाँ, गॉड, इतना काफी होता है। निशब्द हो गए हम तो। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब सच हो रहा है या जादू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सचमुच सारी चीजें जान के मैं निशब्द हूँ। केवल यही कहूंगी कि जो आपने आज बताया वो अद्भुत है। और जो हमारे दर्शक इस कला में, नाट्य शास्त्र में या अभिनय में रुचि रखते होंगे, उन्हें आज का सचमुच बहुत मूल्यवान लगा होगा। बातें तो इतनी सारी आपने बताई। चाहे वो जो कह दिया भरत मुनि ने, वो हमेशा के लिए हो गया, जो वर्तमान हमेशा रहेगा तो हमेशा के लिए शाश्वत हो गया। इस यानी कितने सारे पॉइंट कोटेबल हो गए आपके इसमें। तो गौतम जी, सचमुच हम हृदय से आपका इस अंक के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप आए और आपने इतनी सारी बातें बताई। जी, हम दोनों लोग आभारी हैं इस समय के, इस क्षण के, इस मोमेंट के, कि इस कार्यक्रम के जरिए अगर और लोग लाभान्वित होते हैं, तो वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आनंद। धन्यवाद।